Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 31st question. As you know, we have already covered 30 questions of the environment and ecology. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive syllabus of the environment and ecology. And I have also covered the questions of the political science, history, economics. If you have not watched, please visit all of that. That's why I am keep on emphasizing you that it is totally concise study and that is totally precise study. If you are following my video, definitely within the 6 months you will able to clear all the exam very confidently. 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 31st क्वेश्चन से 31वें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन. फूड चेन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि मान लो कोई पीओपी के बारे में बात की थी. जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं वो मराइन इकोसिस्टम में चले जाते हैं, वहाँ से आदमी उनको खा लेते हैं, तो वो फूड चेन में आपके लंबे चलते जाते हैं. तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है. बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और फ्रॉग. सेकेंड है जू प्लांक्टन, स्क्विड, क्रस्टासेंस. थर्ड है बीटल, एफिड, बर्ड. करेक्ट आंसर बताना है कौन सी खाद्य श्रृंखला सीरीज में ठीक है. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, डी है फर्स्ट एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन ए है. In ecology, food chain is in ecology the sequence of the transfer of matter और energy. मतलब जो मैटर है या एनर्जी है ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म फ्रॉम फूड्स टू ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड और एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसको ही फूड चेन बोला जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है. जो मार्स कम्युनिटी है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन इज ग्रीन प्लांट, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग. तो मार्सी के बारे में हमने भी कल डिस्कस किया था. जिनको एक आपको याद हो, लैटिक और लोटिक के बारे में डिस्कशन किया था. लैटिक होता है जो खड़े हुए पानी का मराइन इकोसिस्टम होता है, और जो लोटिक होता है बहते हुए पानी का इकोसिस्टम होता है. ऐसे ही एक मार्स जो दलदली भूमि का, उसे मार्स कम्युनिटी कहते हैं. तो उसमें पहले ग्रीन प्लांट पे जो बटरफ्लाई रहती है, ग्रीन प्लांट होगा, फिर बटरफ्लाई होगा, ड्रैगन फ्लाई जिसको देसी भाषा में बिल्कुल वर्नेकुलर लैंग्वेज में आपको हेलीकॉप्टर बोलते थे छोटे बच्चे, और फ्रॉग जैसे मेंढक. तो ये एक फूड चेन की सीक्वेंस है. सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है एक्वाटिक जो मराइन इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में द करेक्ट फूड चेन सीक्वेंस इन फाइटोप्लैंक्टन. जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो सबसे पहला बेसिक रहता है, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन खाते हैं. उसके बाद जू प्लैंक्टन कह दो या उनको स्मॉल फिशेस कह दो. फिर क्रस्टासेन और लार्ज फिश, और फिर स्क्विड. थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्रो जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोसिस्टम है उसमें क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन इज मस्टर्ड क्रॉप, एफिड, फिर बीटल, बर्ड, प्रीडेटरी बर्ड, हॉक वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 32nd क्वेश्चन. रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर. मान लो जो ग्रेजुअल धीरे धीरे जो चेंज होता है, या फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज है जो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ था उसी के हिसाब से होता है, कंपोजिशन इन गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर. सीयर होता है कर्मानुसार. और सेकेंड स्टेटमेंट है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाए कम्युनिटी की तो उसको क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट है, हाइड्राक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर एरियाज एंड द सक्सेसफुल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम द हाइड्राक टू द मेसिक कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है. और फ्रेंड्स आप सबके साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको अटैम्प्ट करने में ईजी रहेगा, लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी. और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं. PDF वगैरह उसी में प्रोवाइड की हुई है. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड.
इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटी इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड कंडीशन। मतलब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कोई भी कम्युनिटीज़ की, उसकी वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट एंड कंडीशन होगी तो उसकी चेंज होती रहेंगी। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, मतलब एक ऑर्डर में चेंज होगा और सीक्वेंस रहेगी, तब उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था इंटायरली चेंज हो जाए उसको सीयर बोलते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर्स। द इंडिविजुअल transitional communities are termed as serial stages or serial communities. In the successive serial stages, there is a change in the diversity of the species of organism and increase in the number of species organism as well as increase in the total biomass. मतलब जो पूरा ही आपका सीक्वेंस चेंज हो जाए एकदम से उसको सीयर बोलते हैं, और ग्रेजुअली एंड स्लोली आपकी चीज़ें चेंज होती हैं तो उसको हम सक्सेसफुल इकोसिस्टम बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेचर ऑफ हैबिटेंट, मतलब जिसमें एनवायरनमेंट में मान लो रहते हैं उसको हैबिटेंट बोलते हैं। द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेंट वेदर इट इज़ वेट एरिया और ड्राई एरिया सक्सेशन प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्राक और जेराक। मतलब जिस एरिया में रहता कोई जीव जंतु उसके जैसे हाइड्रा से हम लेते हैं वाटर, तो हाइड्राक और जेराक बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे सूखे एरिया में रहता है तो जेराक बोलते हैं और हाइड्राक पानी के एरिया में, वेट एरिया में। और हाइड्राक सक्सेशन टेक प्लेस इन दी वेटर एरिया। सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम दी हाइड्राक टू दी मैसिक कंडीशन। मैसिक होता है नॉर्मल वाला कंडीशन, और एज अगेंस्ट दिस जेराक सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेशन फ्रॉम जेरिक टू दी मैसिक। तो सूखे से भी वो मैजिक कंडीशन में जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि हाइड्राक है पानी से रिलेटेड जो वेटलैंड है वेट एरिया में, और जेराक है ड्राई एरिया में। 33 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनुअल रिंग इनसाइड द ट्रंक ऑफ ए ट्री आर यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री। जो एनुअल रिंग है तने में, क्या वो पेड़ की एज बताते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पिथ कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द ट्री। जो पिथ है क्या न्यूट्रिएंट्स लेता है ट्री के लिए। फ्लोएम क्या है, मेड ऑफ डेड सेल। क्या फ्लोएम डेड सेल का बना होता है। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इनसाइड द ट्रंक ऑफ द ट्री देयर इज ए नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग्स कॉल्ड एनुअल रिंग्स। They are used to determine the age of the tree. This technique is called the dendrochronology. तो आप इसको याद रख सकते हैं कि मान लो जो पेड़ के तने में छोटे छोटे रिंग होते हैं उनसे ही उसकी एज डिटरमाइन होती है, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, और आप इसको डेंड्रफ से याद रख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पिथ है टाइनी डार्क स्पॉट है। लिविंग सेल जो होते हैं कि पता आपको प्लांट सेल्स होते हैं या ह्यूमन सेल होते हैं, पूरी बॉडी सबकी प्लांट की और आदमी की सेल से बनी होती है। तो सेल्स जो लिविंग सेल है उसके डार्क स्पॉट रहता है जहाँ पे प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, तने के बीच में रहता है। इट कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द ट्री। एसेंशियल न्यूट्रिएंट ले जाता है, पोषक तत्व ले जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्लोएम इज द इनर लेयर ऑफ द बार्क। ये आपकी जो पेड़ की छाल होती है उसकी इनर लेयर होती है। विच एक्ट्स एज ए फूड सप्लाई लाइन फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द ट्री। पत्तियों से आपका फ्लोएम खाना उसके अलग पार्ट्स तक ले जाता है पेड़ के। इट कैरीज सैप, सुगर एंड न्यूट्रिएंट रिजॉल्व्ड इन वाटर। हाउएवर बीइंग एन इनर लेयर ऑफ द बार्क इट इज मेड ऑफ द लिविंग सेल्स। द आउटर लेयर ऑफ द बार्क इज मेड ऑफ द डेड सेल। जो इनर लेयर होती है वो लिविंग सेल्स की बनी होती है और आउटर लेयर होती है डेड सेल की बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Southern white rhinos of the Africa have become extinct in the wild. जो साउदर्न वाइट राइनोज थे, मान लो गेंडे हैं जो सफ़ेद गेंडे अफ्रीका में, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्या वाइल्ड से। सेकेंड स्टेटमेंट इंडियन राइनोसेरोस इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट की में ये वल्नरेबल हैं क्या
इंडियन राइनोसेरस। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। अफ्रीका में क्या, साउथ वाइट राइनोसेरस वंस थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, एक बार इनको लुप्त माना गया था, बट नाउ थ्राइव इन द प्रोटेक्टेड सेंचुरीज एंड क्लासिफाइड द नियर थ्रेटेंड बोला गया है, एंटी नियर थ्रेटेंड। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो इंडियन राइनोसोरस है इज लिस्टेड एट द वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड देयर पॉपुलेशन आर फ्रेगमेंटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द लेस देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35th क्वेश्चन। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बोला गया उसको सर्व करती है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म माना जाता है कौन से कन्वेंशन के। कन्वेंशन के नाम दिए हुए हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड द फोर्थ वन इज मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों ठीक हैं। इसका सॉल्यूशन डी है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सर्व्स एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग कन्वेंशन। जो भी कन्वेंशन हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सर्व करता है। जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज, स्टॉकहोम कन्वेंशन कल हमने पढ़ा था जो POP के बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। और ये सारे ही कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी के लिए हुआ था, यूनाइटेड नेशन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्टॉकहोम में हुआ था, और यूनाइटेड जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इनमें क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आल्दो नॉट लिंक्ड फॉर्मली टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट दी, जैसे मॉन्ट्रियल है जहाँ पे प्रोटोकॉल हुआ था कि आप जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं जो इससे हमारी ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो वो इसका फॉर्मली नहीं लिंक है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन। With reference to the National Digital Health Mission, which of the following statements is or are correct? First statement है National Health Authority is the implementing authority. Second है National Digital Health Mission, every citizen will have to get a health ID mandatorily. Third statement है in 2020 it was launched across India by the Ministry of Health and Family Welfare. करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच रन्स द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ बोलते हैं इसको, आयुष्मान भारत जो है जिसमें 5 लाख रुपए पर पर्सन इंश्योरेंस होता है फैमिली में 5 मेंबर्स के लिए, तो वुड बी डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन PMJ को। और ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ वॉलेंट्री फॉर दिस, कंपलसरी नहीं है हेल्थ ID बनाना, वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बना सकते हैं। विच विल कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिजीज, मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिसिन प्रिस्क्राइब एंड कंसल्टेंट डॉक्टर डिटेल्स ऑफ द पर्सन। थर्ड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। 2020 में इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन पायलट मोड, मतलब कहीं कहीं बना गया इन 6 यूनियन टेरिटरी, 6 तो यूनियन टेरिटरी में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और यही एक इनिशिएटिव है जो हम बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एरिया, जो मान लो अलग जैसे डेनमार्क वगैरह कंट्री में हेल्थ सर्विस फ्री है, उसके लिए एक ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का उसी डायरेक्शन में। 37th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, NRA विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET
ये होता है नेशनल रिक्रूट एजेंसी, जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए रिक्रूट एजेंसी है, विल कंडक्ट CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द सेंट्रल एंड स्टेट। नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है क्लास B और क्लास C। CET विल कंडक्ट इन दी ओनली 12 लैंग्वेज, क्या 12 लैंग्वेज में CET टेस्ट होगा, और CET स्कोर इन वैलिड फॉर दी 3 ईयर्स, क्या इसका जो स्कोर करेगा क्या वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करंट से क्वेश्चन है। A है फर्स्ट ओनली, B है थर्ड ओनली, C है सेकंड एंड थर्ड, D है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर C है, सॉल्यूशन C है। इसमें बोला गया कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द नेशनल रिक्रूट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स। इनिशियली इट विल कंडक्ट द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द RRB, रेलवे के लिए किया गया, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस के लिए, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। लेटर क्या है, ये एक्सपेंड करेगा अपने अदर एग्जामिनेशन में भी। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है रिक्रूट करेगा नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ग्रुप B और ग्रुप C के लिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, पर ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को इंक्लूड नहीं करेगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि शेड्यूल A1 8 में जो 12 लैंग्वेज है उनमें वो शेड्यूल होगा एग्ज़ाम। और जो CET स्कोर थर्ड भी करेक्ट है, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। एक बार स्कोर के बाद डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो जब से रिजल्ट आएगा उससे 3 साल तक डिक्लेयर करेंगे। और जो भी स्कोर के हिसाब से उसको नेशनल में जो सेंटर में नौकरी है उसके हिसाब से रिक्रूट किया जाएगा कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द pyrolysis and incineration which of the following is correct। जैसे तापीय अपघटन और भस्मीकरण बोलते हैं, इंसिनरेशन मतलब भट्ठी। तो ए है while pyrolysis is the process of the combustion in the presence of the air, incineration is the process of the combustion in the absence of the air। क्या इनमें मतलब एयर के एब्सेंस पे ही इनका नाम चेंज हो गया क्या, pyrolysis and incineration। बी है while pyrolysis is the process of the combustion in the absence of the air, incineration is the process of the combustion in the presence of air। मतलब चेंज कर दिया ऑप्शन, क्या उसका कौन वो एयर की प्रेजेंट में होता है या ये एयर की प्रेजेंट में होता है। सी है बोथ pyrolysis and incineration are the process of the combustion in the presence of the air। डी है both pyrolysis and incineration are the process of the combustion in the absence of the air। मतलब हमें सिर्फ एक आंसर का पता होना चाहिए कि pyrolysis में एयर का यूज़ होता है या नहीं होता, इंसिनरेशन में एयर का यूज़ होता है या नहीं होता। इसका बी आंसर करेक्ट है। मतलब जो पायरोलिसिस क्या है, फॉर्म ऑफ द कंबस्शन इन दी थर्मल डिकम्पोजिशन मैटर टेक प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दी ईच अदर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द कंबस्शन प्रोसेस। द की डिफरेंस बिटवीन द incineration and pyrolysis is that incineration is the combustion of the organic matter in the presence of the oxygen। जो incineration है उसमें कंबस्शन होता है ऑक्सीजन प्रोसेस का साथ में, वेयर पायरोलिसिस द कंबस्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उसका अब्सेंस में रहता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, पायरो में आग होता है, तो पायरोलिसिस में आग ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, खाली आग से जल रहा। ट्रिक है ये, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं है। बाकी इंसिनरेशन में आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इनसिन मतलब इन आप याद रख लो, इन है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है और पायरो है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज अबाउट द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इट वाज एस्टैब्लिश एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1981। 1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। एंड हैज़ रिसीव्ड नेशनल पार्क स्टेटस इन 2018। इसको नेशनल पार्क 2018 में बनाया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉसिबल साइट ऑफ द एशियाटिक लाइन रीलोकेशन एंड चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। चीता को रीइंट्रोडक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा ये इनमें से है। ए ऑप्शन इसका है गिर नेशनल पार्क है ये, या कूनो नेशनल पार्क है, वासंदा नेशनल पार्क है, या ताडोबा नेशनल पार्क है। इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, एशियाटिक लाइन है, कमलेश्वर डैम है वहाँ पे। तो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में है, एशियाटिक लाइन के लिए बनाया गया है, कमलेश्वर डैम वहाँ पे है, और इट इज़ लार्जेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कैसा रहता है कि वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट रहते हैं जो आपकी गर्मियों में सारे पत्ते गिरा देते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है क्योंकि
कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात की गई, जहाँ पे चीता को रिलोकेशन करने के लिए कहा गया, और इसको 1990 में एशियाटिक लाइन के लिए रिलोकेशन के लिए भी समझा गया था, और नेशनल पार्क के स्टेटस को 2018 में दिया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एमपी में है कूनो नेशनल पार्क। वसंदा क्या है नेशनल पार्क इन गुजरात? इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द अंबिका रिवर। अंबिका रिवर के नदी किनारे पे आपका वंसदा नेशनल पार्क है, और इट इज़ हैविंग ग्रोव्स एंड कटास बम्बूज और इट्स ब्यूटी टू फीलिंग इट्स ट्रीज इन 1952 से इसकी हम जो ब्यूटी देख रहे हैं, बम्बू के रहते हैं यहाँ पे, बैम्बू बास रहते हैं। नेस्ट लैंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑन द सह्याद्री रेंज। इट इज़ ए यूनिक फ्लेवर ऑफ द फ्लोरा एंड फोना पॉपुलेशन। और डी इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। महाराष्ट्र ओल्डेस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क टाडोबा नेशनल पार्क द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। जो महाराष्ट्र में टाडोबा नेशनल पार्क है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये 1955 में बनाया गया था। अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज फॉर्म्ड इन दी 1986। अंधेरी का सबको पता है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, एंड वाज अमालगेटेड इन द नेशनल पार्क 1995 टू एस्टैब्लिश टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को हर फ्रेंड के पास शेयर करो जो भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी सीरियस है, क्योंकि ये टोटली पेड कंटेंट है। और मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जिनको इकोनॉमिक कंडीशन, जिनकी हेल्थ ही नहीं है, अच्छी नहीं है, वो परचेज़ नहीं कर सकते कॉस्टली कोर्स, तो उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। और टोटली सारा फुल कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लाइफ में जल्दी ही सक्सेस हो जाएंगे। 48 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मोक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड द वोलेटाइल ऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनमें से धुआं निकलता है, उससे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जो ऑर्गेनिक एटमॉस्फेयर में नेचुरली रहते हैं, क्या उनके मिक्स से ये बनता है फोटोकेमिकल स्मोक। एंड द आइडियल कंडीशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट। क्या लंबी और ठंडी रातें होंगी तो क्या वो आइडियल कंडीशन होगी इसके लिए। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक इज ओजोन। क्या ओजोन भी इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, इसका पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। जो फोटोकेमिकल स्मोक है नाइट्रस ऑक्साइड NOx और ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। दिस रिएक्शन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट देयरफॉर ए लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट इज नॉट सुटेबल। मतलब इसमें धूप होनी चाहिए, लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट सुटेबल नहीं है इसके बनने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट कंटेन्स एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूटेंट्स मेनली ओजोन, नाइट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रिक एसिड, ओजोन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस। बाय।